6 सीटों का अंतर बना हुआ है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि अभी चुनाव के परिणाम को लेकर कोई अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। मतगणना में सामान्य से ज्यादा का समय लगेगा और ये देर रात तक भी चल सकती है, क्योंकि इस बार 63% ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें यूपी की, तो यहां 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 6 सीटों पर, तो समाजवादी पार्टी ने अपनी 1 सीट पर जीत जो है वो बरकरार रखी है। हार और जीत का इस समीकरण को समझेंगे और इसका सटीक आकलन करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़ेंगे कि क्या लग रहा है, ये जो बार बार तस्वीर बदलती जा रही है, जो रुझान बताते नजर आ रहे हैं, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उत्साह कहीं एकदम से ऊपर जा रहा है तो कहीं एकदम से नीचे चला जाता है। इस वक्त हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि कुमार, बहुत स्वागत है आपका। रवि कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं। रवि कुमार, रवि, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि अभी जो है मतगणना कहां तक पहुंच चुकी है और अभी किन किन सीटों पर आस लगी हुई है, उम्मीद बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। वैशाली विधानसभा के मतलब 8 विधानसभा में देखा जाए तो कुछ के रुझान अभी आने बाकी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पातेपुर से देखा जाए तो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं लखिंद्र कुमार रोशन, वो वहाँ पे जीत चुके हैं। उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं शिवचंद्र राम, जो कि कला संस्कृति मंत्री बिहार सरकार में रहने का उन्होंने काम किया है। उनको उसने हरा करके और अपनी सीट को बनाई है। वहीं दूसरी तरफ देखा, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया हमारे सहयोगी से। तो आपको बता दें कि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें नीतीश के नेतृत्व में जो एनडीए ने चुनाव लड़ा है उसमें 120 नीतीश दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। तेजस्वी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, 115 ये दिखाई दे रहे हैं। एलजेपी 0 पर है अभी और अन्य 8 पर दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। इस बीच हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी के नेता हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। और इस वक्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी भी बैठकें कर रही है, नीतीश कुमार के आवास पर भी बैठक चल रही है। ये बैठकें क्या समझी जाएं, क्यों यहाँ पर जीत को लेकर मंथन है, या फिर संभावित परिणाम जो भी आ सकते हैं उस पर मंथन होगा? देखिए, बैठकों की बात रही तो बैठकों का दौर तो चालू है और दोपहर से चालू है बैठकों का दौर। तो पार्टी कार्यालय में चाहे दिल्ली हो या बिहार हो, ये तो संगठन के सबके होती है और यहाँ क्या सब पार्टियों में चलती है सब। और इस चीज का निष्कर्ष जो आ रहा है, जो चल रहा है टीवी पे इस समय जो गिनती मतगणना चल रही है, उस पर बहुत ध्यान है। पार्टी का भी, पार्टी कार्यालय से भी सब चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। मतगणना की जा रही है, चिंतन किया जा रहा है, उसके विषय को लेकर बैठकें चल रही है। दूसरा जो रुझान चल रहा है सबके सामने है और सुबह तक क्या रुझान है वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये तो रुझान आपका कंफर्म कर ही रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये तो पक्का है। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी एक बार फिर से सीएम बनेंगे और ये बात तय है, लेकिन रुझान जो है वो पल पल बदल भी रहे हैं। हालांकि अभी बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी क्या लगता है, अभी बहुत जो है वो वोटों की गिनती होना बाकी है, तो क्या ये पासा पलट सकता है? देखिए, जैसे अगर आप जो पूछ रहे हैं पासे की बात, तो ये है, देखिए मतगणना हुई है, उसकी अब गिनती चल रही है। अब वो तो डिसीजन पे पता लगेगा क्या रिजल्ट, लास्ट में रिजल्ट आएगा। अभी तो मैं रिजल्ट बताता नहीं हूँ, ना मैं बता सकता कि क्या रिजल्ट आएगा। जनता ने वोट दिया है सरकार बनाने के लिए, चाहे वो आरएलडी को दिया हो, चाहे वो एनडीए को दिया, एनडीए के लिए दिया हो, भाजपा की सरकार या नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बिहार के, उस विषय को लेकर दिया है जनता ने वोट, और जनता की वोट और गिनती चल रही है। यानी कि आप भी अभी कंफ्यूजन की जनता ने क्या रुझान किसको दिया वो सामने सब दिख ही रहा है टीवी पे, सुबह से सब दिख रहा है। और बाकी जो फाइनल स्टेज जो हो कल ही पता लगेगा क्या फाइनल स्टेज होगी। आदर्श कुमार भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। आदर्श जी, क्या लग रहा है, ये इस बार के जो नतीजे हैं वो कितने आदर्श होंगे और क्या संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, कायनात, अभी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो काउंटिंग हुई है वो सिर्फ 75% वोटों की काउंटिंग हुई है और 25% वोट जो है अभी भी गिने जाने हैं। तो इसमें और कई मुझे लगता है कि करीब 10 से 15 सीटें ऐसी है जिस पर काफी कम अंतर है।
तो ये अभी जो हम चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसकी बात अगर हम करें तो आरजेडी अभी 78 सीटों पे आगे है, वहीं बीजेपी जो है 72 पे है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर महागठबंधन की बात हम करें तो आरजेडी को 78 है, कांग्रेस को 20 है, सीपीआईएमएल को 12 सीटें आई है, सीपीआईएम को 3 सीटें। अभी जो लीडिंग है, जो जिन सीटों पे आगे है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सीपीआई की 3 सीटें आई है। तो इस तरीके से महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो 114-115 के करीब जा रहा है। वहीं एनडीए की बात अगर हम करते हैं तो बीजेपी 72, जेडीयू 40, हमको जो है 3 सीटें मिलती दिख रही है और वीआईपी 5 सीटों पे है। तो वो 121 के करीब जो है वो तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि बीएसपी को 1 सीट मिली है, एएमआईएम जो है उसकी 5 सीटें हैं और 2 निर्दलीय भी है। तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि कांटे की टक्कर है। और जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते हैं, जब तक क्लियर कट डेटा हमारे पास नहीं आ जाता है, तो किसी भी पक्ष के लिए जो है कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतनी जल्दी जो है एनडीए के लिए या महागठबंधन के लिए भी एक दूसरे को खारिज करना जो है, जो मुकाबला आप देख रहे हैं इस बार जितना दिलचस्प दिख रहा है, क्या इससे पहले कभी आपने देखा अभी तक कि इतनी जबरदस्त जो फाइट है वो रही हो पार्टी कैंडिडेट्स के बीच में या पार्टियों के बीच में? देखिए कायनात, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प रहा है। उसकी और इसमें सबसे बड़ा ट्रेंड जो निकल करके सामने आया है कि चाहे ठीक है एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही हो, लेकिन उसकी सीटें जेडीयू को जो है 40 सीटें मात्र मिल रही है, जबकि वो 115 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा है, यानी कि उसे आधी सीटें भी नहीं मिल पाई है। तो ये जो नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी लोगों में, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि सभी राज्यों के जो सीएम है वो अपने निवासियों को लाने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ प्रयत्न किए, लेकिन नीतीश कुमार ने उस मौके पे चुप्पी साध ली। पटना में बाढ़ के समय भी आपने ये बखूबी देखा होगा कि सीएम बतौर सीएम उन्होंने कोई दायित्व का निर्वहन नहीं किया। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे असफल रहे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है और बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन दिया है इतनी बड़ी संख्या में। और बीजेपी के लिए सबसे बेहतर साल है, अगर आप देखें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के इतना बेहतर प्रदर्शन है, तो लोगों का विश्वास जो है शायद इतना ज्यादा जो है बीजेपी को वोट बैंक जो है वो नहीं मिला था। इससे पहले अगर बात पीछे चुनाव की भी कर ले पिछले, यहाँ पर आपने कहा कि बीजेपी को बहुत पसंद किया है। ये पसंद करने के पीछे के आप क्या वजह देखते हैं कि इस बार, क्योंकि थे तो साथ ही एनडीए में सरकार में भी साथ थे, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के वो सदस्य हैं, नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद नाराजगी सारी जेडीयू के लिए और बीजेपी को उसके उलट यहाँ पर और पसंद किया गया है। तो क्या ये माने कि जेडीयू का वोट भी अब बीजेपी को ट्रांसफर हो गया? देखिए, यहाँ वोट ट्रांसफर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्ता के तौर पे अगर देखें तो दोनों साथ में थे और सुशील मोदी वहां उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार की इमेज जो है वो अपने आप में इस तरीके से रही है कि बीजेपी की वहां कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। लोग जिम्मेदार मुख्यमंत्री को मानते थे, क्योंकि हर मौके पर जो बयान सामने आता था वो नीतीश कुमार का सामने आता था। सुशील मोदी जो है एक अलग तरीके से अपने बयानबाजी पे टिके रहे, लेकिन उन्होंने किसी मुख्य मुद्दे पे, लॉकडाउन के मुद्दे पे या फिर पटना में बाढ़ के मुद्दे पे वो आगे नहीं दिखे। वो खुद जो है एक तस्वीर सामने आई थी, आपने देखा होगा कि खुद ही सामान लेकर के वो अपनी छत पे और सड़क पे खड़े थे। तो इसमें मुख्य तौर पे जो है भले ही बीजेपी साथ में थी, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने नीतीश कुमार को माना और नीतीश कुमार के प्रति जो नाराजगी है वो खुल करके सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि वोट ट्रांसफर की जहां तक बात है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती तो जो सीटें आपको 40 दिख रही है उसमें भी कमी आ सकती थी। ये बिल्कुल साफ तौर पे नीतीश के प्रति लोगों में गुस्सा है और वो बीजेपी के बाद अगर लोगों ने किसी को पसंद किया है एक पार्टी के तौर पे तो वो आरजेडी है, जो संख्या आपके सामने आ रही है। देखा गया कि बीजेपी जेडीयू का जो वोट कम हुआ है कि पहले यहाँ पर जब चुनाव हुआ था 2015 में, उस वक्त आरजेडी के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ मिलके जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में अलग होकर के बीजेपी का साथ ले लिया। क्या ये भी नाराजगी थी?
देखिए, निश्चित तौर पर एक आपको एक जनादेश मिलता है तो कायदा या नियम कानून, जिसे आप एथिक्स कह सकते हैं, वो यही होता है कि आप उस जनादेश का सम्मान करें। तो आप अचानक से ये छवि तो बिल्कुल लोगों में स्पष्ट हो गई थी कि नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए, यानी कि वो सिर्फ चाहते थे कि वो जो है सीएम बने रहें, और इसके लिए उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामा था। तो लोगों में ये इमेज तो बिल्कुल सामने गई कि वो किसी तरीके से कुर्सी पर चिपके रहते हैं। और तेजस्वी ने भी अपने भाषणों में कुर्सी कुमार या पलटू राम या बहुत सारी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार से लोग परेशान हो चुके हैं, नीतीश कुमार के प्रति अपना विश्वास खो चुके हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि 15 साल उन्होंने दे दिया, 3 साल की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री 6 साल में मिल रही है। अस्पतालों की जो हालत है वो 15 साल पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही है। अगर वहां पे किसी व्यक्ति को अगर आप एडमिट कराते हैं तो वहां से बच के आने की संभावना काफी कम है। तो ये सारी चीजें हैं कि छात्रों को रोजगार नहीं मिलना वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन 15 साल में आप 6 साल से मिलने वाली डिग्री को 3 साल में आप नियमित नहीं कर सके, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपके पास 15 साल समय था, आपने क्यों नहीं 6 साल की जो ग्रेजुएशन की डिग्री जो 3 साल में मिलती है वो 6 साल में अभी भी क्यों मिल रही है? इसके पीछे क्या आप महागठबंधन पे ठीकरा फोड़ेंगे? तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना चाहूंगा कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, एक पत्रकार के तौर पे जो मेरा विश्लेषण है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि महागठबंधन के समय प्राइमरी एजुकेशन में 2 बार जो है वैकेंसी निकली थी और दोनों बार कंपटीशन के जरिए जो है बहाली हुई थी। और उसमें वैसे लोग परीक्षा पास करके नौकरी में गए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बड़े बड़े महानगरों में अपनी पढ़ाई को में लगे हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने मुखिया सिस्टम और अलग अलग तरीके से नंबर के आधार पे, और उसमें जैसे बहाली की उसमें दुनिया भर का करप्शन जो है वो सामने आया। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एजुकेशन को लेकर के या बाकी चीज, शराबबंदी की बात हुई, मैं आपको बता दूं शराब हर जगह मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो है उसके बदले में 2 गुने 3 गुने रकम चुकानी पड़ती है। तो ये सब जो है चीजें हैं, इमेज बदलने की कोशिश जरूर की गई लेकिन रूट पे कोई काम नहीं किया गया। मेरा एक ही सवाल है, मेरा ये सवाल है कि क्या लॉकडाउन में बतौर मुख्यमंत्री आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? इतनी बड़ी आबादी को आपने जो है बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है वोट में आपको देखने को मिल रहा है। प्रदीप भटनागर जी, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर तेजस्वी यादव की जो बहन है, लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी, उन्होंने ट्वीट किया कि ये प्रकृति का नियम है, शाम ढलते ही कमल मुरझा जाता है और लालटेन जो है वो जलानी पड़ती है। आश्वस्त रहें, हम जीतेंगे। वो अभी भी इस तरह से उम्मीद उनकी बरकरार है। अब यहाँ पर हम उसकी रुझानों की बात कर लेते हैं। बीजेपी जो है बेहद आगे दिखाई दे रही है जेडीयू से, तो आप क्या मानते हैं अब बीजेपी की ये बढ़त जो है उसका अपने काम का नतीजा है या प्रधानमंत्री मोदी की छवि जो है उसकी वजह से ये बढ़त जो है बिहार में बीजेपी को मिली है? अगर आप बिहार में अगर बढ़त की जो बात करते हैं उसमें देखिए, कहीं नीतीश जी ने 15 वर्ष का एक कार्यकाल बहुत लंबा होता है, 15 वर्ष पुराना भी देखा है लोगों क्या था लालू जी का और किस तरह वहाँ चलता था, बहुत क्या गत थी पहले बिहारी, वो भी देखा है। चल मैं जो युवा पीढ़ी अब आई है ना, जो उसको पता नहीं है पिछला क्या रहा, और उन्होंने पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने समझाया भी कि 15 वर्ष पूर्व पहले क्या था, लालू जी किस तरह इंक्रोचमेंट कराया करते थे, कैसे गुंडागर्दी होती थी, किस तरह अपहरण होता था। पूरे बिहार में एक मर्सिडीज गाड़ी दिखाई देती थी, आज महंगी महंगी गाड़ी दिखाई देती है। आज इस चीज को देखिए पूरी जनता को पता है और देखा है। रही उसकी बात देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ही मैनेज करने में लगी है। आपने जो चेहरे पे ही वोट मिलता है, नीतीश जी एक विकास पुरुष है और प्रधानमंत्री जी भी हमारे एक विकास पुरुष है, उसको लेके भी जनता ने देखा। जो रुझान आ रहा है, अगर कुछ सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, अगर काम किया है उस काम पे ही जनता ने वोट दिया है। अगर काम नहीं किया होता, क्योंकि सरकार जो बैठी है बिहार के अंदर उसका काम दायित्व है काम करना, विकास करना, भिन्न भिन्न कार्य करना, चाहे शिक्षा को लेकर, इन चीज को लेके हो, मगर उसको क्या है कि देखिए जनता उस चीज को देखती है। बिहार इतना पिछड़ा हुआ था, आज 15 वर्ष में कहाँ पहुंचा है, ये भी याद करना पड़ेगा, उसको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, कमियां रह जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि दीदी जी पूरा काम कर चुके होंगे या कई कमियां ना रह गई होगी। अगर
मुलायम अखिलेश जी के बेटे को अगर उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसका भी कारण था। वो भी मीडिया ने दिखाया कि कैसे आरजेडी के गुंडे किस तरह करते थे, क्या अराजकता फैली हुई थी, क्या कारण थे। वो बहुत बड़ा कारण रहा हटाने का। नहीं तो जो सरकार ये गठबंधन की चला रहे थे पिछले, नहीं हटती नहीं। अभी ये अगर देखिए, मैं तो यही दुआ करूंगा प्रभु से कि इनकी मंशा पूरी ना हो, नहीं तो बिहार में बहुत त्राही त्राही होगा, जो पहले 15 साल पूर्व जो लालू जी ने कर रखा था। लेकिन जैसा इस बार देखा, ये तो वैसे ही यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि जो कैंपेन रहा, चुनाव प्रचार उन्होंने तेजस्वी यादव ने जो संभाला और जो तस्वीर यहाँ पर पेश की वो बिल्कुल जुदा थी, डिफरेंट कायनात थी। जी, यहाँ पर लालू की छवि से बाहर निकालने की कोशिश उन्होंने पूरी तरीके से की अपने चुनाव कैंपेन को। आदर्श जी, मैं देखिए अंसारी जी, मैं आपको बहुत सी बात बताऊं, ये आपको ही पता है कि आपके पास रिकॉर्ड भी होगा 15 वर्ष पूर्व का लालू जी की सरकार का। जो नीतीश जी के साथ जब सरकार थी तेजस्वी जी की, वो भी आप पे रिकॉर्ड होगा, आपने भी दिखाया खूब खुली गुंडागर्दी। वो भी कुछ चीजें ठीक है, जनता का थोड़ा याददाश्त थोड़ी सी माइनस है, वो भूल जाती है, मगर कहीं इस विकास को भी देखना पड़ेगा। आज का बिहार क्या है, प्रदीप जी, सिर्फ 15 वर्ष जनता ही नहीं पूर्व वाला भूलती है, बिहार क्या नेता था। भी बहुत कुछ भूल जाते हैं। आदर्श कुमार जी, जैसा अभी यहाँ पर प्रदीप जी कह रहे थे कि 15 साल पहले के लालू राज को भी याद करवाने की एक तरीके से कोशिश की गई थी चुनाव के दौरान में। अपनी चुनावी सभाओं में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि क्या आप वही जंगल राज चाहते हैं कि वापस आ जाए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव कैंपेन को संभाला तेजस्वी यादव ने, क्या लगता है उस छवि को तोड़ने में वो कामयाब रहे, किस हद तक कामयाब रहे? और क्योंकि अभी जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, वो एक बड़ी पार्टी कह सकते हैं कि विपक्ष में बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आ सकते हैं, आगे नतीजे जो भी सामने आए। लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर मैं सीधे आंकड़ों पे बात करूंगा। देखिए, अगर ऐसा होता कि नीतीश में लोगों का भरोसा होता तो 115 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है और उसमें से 40 सीटें आई है। यानी कि लगभग जो है आप देख सकते हैं कि 1/3 सीटें आपको मिली है। यानी कि 3 जगह अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 2 जगह आप चुनाव हार रहे हैं, 1 जगह आप जो है चुनाव जीत रहे हैं। सीधा सा इसका मतलब ये है। तो ये अपने आप में देखिए, मैं इसी चीज के खिलाफ हूं कि बीजेपी की जहां तक बात है, देखिए बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोगों में विश्वास है और उनका एक क्रेज भी है और लोगों के मन में बीजेपी को लेकर के विश्वास कायम है। लेकिन जेडीयू जो 15 साल पहले का भूत दिखा करके, 15 साल पहले क्या होता था भैया, मेरा सीधा सा सवाल है, 15 साल से राज्य की बागडोर आपके हाथों में है। 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। ये भी बताइए कि क्या बिहार में विकास हुआ है, थोड़ा उसमें भी रोशनी डालिए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप जब कहते हैं कि आप अभी बोल रहे थे कि बिहार में गाड़ियां खड़ी होती है, आपको पता है कि गाड़ियां कैसे खड़ी होती है? क्योंकि हम लोग बाहर काम करते हैं और हमारे ही घरों पे गाड़ियां खड़ी होती है। वो बिहार सरकार का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुझे आप डेटा के साथ बताइए कि रोजगार के मामले में बिहार सरकार ने कितनों को नौकरी दी है। आप मुझे ये बताइए, एक देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि 15 साल सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? आप इतने लंबे समय तक रहते हैं, 3 टर्म रहते हैं और रोजगार के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल, सीतामढ़ी से मैं बिलोंग करता हूं, सीतामढ़ी मेरी मातृभूमि है, वो रीगा चीनी मिल जो है वो बंद पड़ा हुआ है। 15 साल में क्या आप उसे दरभंगा में हमने देखा कई जो वोटर्स थे, चक्री पुल बनाया गया था और वो वहां पर ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि आज भी हम इसी पुल के सहारे जो हैं वोट डालने जा रहे हैं। तो तस्वीर यहाँ पर जो वोटर्स खुद यहाँ बयान करते नजर आए और कई जगह वोटर्स ने बायकॉट भी किया वोटिंग का। वो यही कह रहे थे कि पहले सड़क दो फिर वोट लो। तो विकास की तस्वीर तो हमने कुछ इस तरह से भी देखी है। प्रदीप जी मैं बिल्कुल, देखिए हाँ बिल्कुल, वो बाढ़ में पुल बह गया था, बिल्कुल पूरी मीडिया ने दिखाया था। एक वही पुल नहीं है बिहार में बना 15 वर्ष में, ऐसे बहुत सारे पुल बने हैं 15 वर्ष में। आज अगर दिल्ली से आप अगर बिहार के लिए सीतामढ़ी के लिए जाएंगे तो पहले कितना टाइम लगता था, आज के कितना टाइम लगता है, वो भी थोड़ा सा क्लियर करें आप। ऐसा नहीं है चीजें, आप 15 वर्ष के अंदर क्या लोग रिटायर नहीं हुए होंगे, उन पोस्टों पर नए नए आए होंगे, उन चीज को भी तो देखिए ना आप।
रोजगार की बात जैसे आप मैं कर रहे हैं, तो रोजगार की ऐसा बात नहीं कर है रहा कि हूँ। मैं रोजगार कह रहा हूँ नहीं कि दिया जा रहा। कितने नहीं, नीतीश शिक्षकों जी ने की रोजगार भर्ती भी हुई। दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, रोजगार तो दूसरा चरण है, पहला चरण है पढ़ाई। आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरे देश में 3 साल में डिग्री मिलती है। 3 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आप उस 3 साल को 6 साल में लगा देते पहले हैं। बिहार, पहले जो है बिहार का आदमी यहाँ धक्के खाता था एम्स के लिए। आज आपके लिए वहाँ एम्स बना रखा है, खुद नीतीश जी ने बनवाया इतना बड़ा एम्स। अब बिहार के आदमी को दिल्ली नहीं आना पड़ता इलाज के लिए। क्रेडिट नहीं और वो भी लीजिए, क्लियर एम्स का कीजिए। क्रेडिट नहीं लीजिए। देखिए एम्स का आपको जानकारी क्रेडिट, नहीं है, मैं एम्स का क्रेडिट की बात नहीं कर लीजिए। रहा, एम्स केंद्र मैं सरकार चीजों के की जरिए बात कर रहा हूँ कि आपको बनती क्या है, क्या राज्य चीजें मिली। सरकार का उसमें कोई आज कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिहार का है आदमी ना। कितना बिहार में डबल काम इंजन करता की है, सरकार थी। कितना हम ये रोजगार के लिए जानना वहाँ काम चाहेंगे करता है, कितनी प्रदीप वहाँ जी, इस मजदूरी डबल होती इंजन है। की वैसे सरकार आप से प्रदेशों में नहीं पिछले भागना पड़ता। 5 साल में कितना फायदा प्रदेश की जनता को मिला? एम्स की बात आपने कर दी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में, आपने एम्स का जिक्र तो कर दिया, दिल्ली के एम्स अस्पताल में जब आप जाएंगे तो पूरी भीड़ जो है
हमने अपना घेर कद मिलेगा? मिलेगा बेटी। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्त योजना लागू करके हमारा राह काट दिया और केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना में हरियाणा के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा, हाँ, लाल डोरा मुक्त अवधारणा है गांव गुआंड का नया जन्म से। कमजोर भी अपना हक लेवेगा, यो है कानून का सही धर्म से। इब हांगे बड़की ना चलेगी, लठेता का ना लठ चलेगा। बिन रोड़े के हम भी मालिक, बेरा रहे अपने प्लाट जमीन का। घर होया चाहे घेर गितवाड़ा, लाल डोरे ते सही होगा। रजिस्ट्री होके खरीद फरोख्त पर भरम मिटेगा। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। छोरे, किसा लिखड़ा पहला साल आड़ी की गोज में